जय हिंद साथियों। हम सब अलंकार को पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थालंकार में हम लोग उपमा को देख चुके हैं, फिर रूपक को और प्रतीप को। यानी कि प्रतीप और रूपक को कल वाली क्लास में देखे थे, उपमा को उसके पहले वाली क्लास में देखे थे। तो ये जो टॉपिक है ना अलंकार, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल मन मस्तिष्क को लगा के देखिएगा भाई, और अंत तक देखिएगा सारी वीडियो को ना, इसको भी अंत तक देखिएगा और पीछे वाली क्लास को भी अंत तक देख लीजिएगा, पूरे के पूरे वीडियो को, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आपके इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन की अगर फ्रेमिंग होती है आपके एग्जाम में, तो आप उसको कर पाएँ बेहतर ढंग से। इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीख ही लेने हैं आपको। कभी इसमें ये चीज़ नहीं करने कि सर मुझे ये नहीं आया। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग डियर दो अलंकार को कवर करेंगे, किसको, उत्प्रेक्षा को और अतिशयोक्ति को। किसको उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति को ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ जाएंगे कि नहीं है क्या। अभी तक जो आप कहते हैं नहीं हम बहुत ही कठिन टॉपिक है ये वाला काव्य शास्त्र में, है ना, तो आज के बाद आप इजी लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्प्रेक्षा क्या है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। क्या होता है? अनुमान या संभावना प्रकट करना होता है, इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं डियर, क्या है कि जहां उपमेय में कल्पित उपमान है। देखिए उपमेय हम लोग पढ़े थे, उपमेय क्या होता है कि कम प्रसिद्ध होता है, उपमान ज्यादा होता है ना। कल्पित उपमान की संभावना की जाए, यहाँ संभावना पढ़े हैं कि अनुमान या संभावना, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, संभावना किया जाएगा ना, संभावना व्यक्त किया जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना या अनुमान व्यक्त किया जाएगा कि हो ऐसा मानो, ठीक। और इसको पहचानने का देखिए वाचक शब्द यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जो हम बताए थे कि सभी अर्थालंकारों का आधार क्या है, उपमा अलंकार है, तो उसमें हम लोग वाचक शब्द को भी पढ़े थे, ठीक है। वाचक शब्द इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, तो मन होता है, मानो होता है, मनो होता है, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, मकु ज्यो इव, ऐसे शब्द अगर किसी भी उदाहरण में आपको दिखाई दे देते हैं डियर, तो वैसे कंडीशन में आप बिल्कुल लगा सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें जहां पे दिखाई देते हैं उन पंक्तियों में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो आप बताइएगा कि उत्प्रेक्षा होगा सर, ठीक है। उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कौन कौन सा वाचक शब्द होने चाहिए, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, मक ज्यो इव इत्यादि, ऐसे शब्द रहेंगे। इत्यादि मतलब और कुछ हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए इन वाचक शब्द को आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है। ये वाचक शब्द ही आपको पकड़ने में, यानी कि अलंकार को ढूंढने में बहुत ही मदद करेंगे, अर्थ अलंकार को ना। चलिए देखते हैं उदाहरण। ये जो है ना कमायनी का एक उदाहरण हमने लिया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो इसमें देखिए श्रद्धा के अंगों का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु पढ़े होंगे, कक्षा 12वीं में है, तो वही चीज का है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो यहाँ पे देखेंगे ना ज्यों आ गया है, क्या आ गया है, ज्यों आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए, ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कर देना चाहिए कि नहीं इसमें क्या होना चाहिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है सर, बिल्कुल है ना। तो अगला एक और उदाहरण देखते हैं। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मनः सुर सरिता विमल जल बीच उछरत जुगमीन। क्या चीज है डियर कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मनहु, यहाँ पे क्या आ गया, मनहु आ गया। देखिए यहाँ पे मनहु हम लोग पढ़े थे वाचक शब्द में ना, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, मनहु आ गया। मनहु आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए, उसी क्षण उसी पल आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें, इस उदाहरण में जो दिया गया उदाहरण है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। क्या बातें समझ में आ रही है? देखिए अर्थ भी समझा देते हैं दोनों का। तो इसमें क्या था ना कि पहले वाले में कि जो मनु थे ऐसे ही बैठे हुए थे पहाड़ की चोटी पर,
उसी समय श्रद्धा आती है नीले कपड़े में। परिधान मीन्स होता है कपड़ा। बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, आधे खुले अंग थे उसके, खिल रहा जो बिजली का फूल। जैसे बिजली, बिजली का मतलब क्या होता है? आकाश में जो बिजली तड़कती है तो वह कैसा होता है? आकाश कैसा होता है? सांवले रंग का होता है, ठीक है। बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है, उसमें एकदम गुलाबी सा छा जाता है जब तड़कती है बिजली, कड़कती है तो ऐसे, उसी वैसे ही उसके अंग भी हैं, बिल्कुल गुलाबी रंग के हैं। और फिर और उसका जो वस्त्र है वह कैसा है भी? वह सांवले रंग का यानी नीले रंग का है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पटझीन, मनः सुर सरिता विमल जल बीच उछल जुगमिन। नायिका का वर्णन किया गया, नायिका के आंखों का, यानी कि नायिका की आंखें जो है इतनी सुंदर हैं, क्या है? चमचमात चंचल नयन, उसके नयन जो हैं बिल्कुल चमचमा रहे हैं। बीच घूंघट पटझीन, और घूंघट यानी कि जो वस्त्र का पट है, घूंघट है, उसके बीच से वो जो नयन है वो बिल्कुल चमचमा रहे हैं। मानो ऐसा मानो कि सूर्य सरिता यानी कि देवताओं के नदी के स्वच्छ जल में, विमल माने स्वच्छ जल में जैसे दो मछलियां क्या कर रही हो? उछल रही हो। उछलत, जुग माने दो, मीन माने मछली, दो मछली क्या कर रही हो? उछल रही हो। उसके नेत्र की मानो कल्पना कर रहा है कवि, संभावना व्यक्त कर रहा है। किससे? सुरसरिता से। यहाँ पे सुरसरिता क्या है भाई? उपमान है। सुरसरिता क्या है? उपमान है, ठीक है, ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इससे क्या कर दिया जा रहा है? संभावना व्यक्त कर दिया जा रहा है। तो ये बातें समझ में आई आपको, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, ये भी है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ये कृष्ण जी का प्रसंग है। कृष्ण जी जानते ही आप सब लोग कि सांवले रंग के थे और वह पीले वस्त्र को धारण करते थे। जब वह पीले वस्त्र को सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, ठीक है, जब वह श्याम जी जब श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत नहीं, पीले वस्त्र, पीत माने पीले, पट माने वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसा मानो कि नीलमणि शैल, नीलमणि जो पर्वत है उस पर सुबह सुबह का जो प्रभात है, किरण है, सूर्य की किरण पड़ रही हो, उस तरीके से वह शोभायमान हो रहे हैं, वैसे वह सुंदर लग रहे हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी क्या हो गया भाई? मनहु आ गया, तो मनहु नीलमणि, तो नीलमणि जो था यह क्या था? उपमान था, और उपमान में मनहु यानी संभावना व्यक्त कर दी गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बातें समझ में आई? यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके हमने लिख दिया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसको आपको अगर और डीप में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि सर और डीप में पढ़ने हैं। आप एक दिन क्लास लेकर के सारी जो उसके अंतर्गत, सारे अलंकारों के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन आप जान लीजिएगा वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, इसको आप कर भी सकते हैं। वस्तु धन उत्प्रेक्षा, देखिए गुण संध, दीर्घ संधि हुई है, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया है ना। यहाँ पे हेतु प्लस उत्प्रेक्षा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, यहाँ पे फल प्लस उत्प्रेक्षा, ठीक है, ऐसे मिलकर के बना है। गुण संधि यहाँ पे हुई है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि उत्प्रेक्षा के अंग नहीं है तो 3 रहेगा, एक कोई और दे देगा, ठीक है। 3 ही विद्वान माने हैं, कोई विद्वान एक और मान लेते हैं, गम्योत्प्रेक्षा को भी मान लेते हैं, लेकिन उसको माना नहीं जाता है, मेनली 3 ही को माना जाता है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये चीज जान लेते हैं, शब्द की दृष्टि से ना ये वर्तनी में बहुत बार पूछा गया है। अतिशयोक्ति हम लोग बड़ी आसानी से गलती करके चले आते हैं, क्या चीज? अतिशयोक्ति। यहाँ पे आधा सा लगा देते हैं, यहाँ पे आधा सा लगा देते हैं, आधा सा नहीं होता है। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति इससे मिलकर बना है। अतिशय का मतलब होता है ज्यादा, उक्ति का मतलब होता है वचन या वाणी। जब ज्यादा ही वाणी कह दी जाए, वहां पे ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए तो उसका वहां पे अतिशयोक्ति होता है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वही बात हुई। अतिशय प्लस उक्ति से मिल करके बना है अतिशय प्लस उक्ति। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं हम, अतिशय प्लस उक्ति, ऐसे मिलके बना है अतिशय प्लस उक्ति। यहाँ वर्तनी में कई बार पूछा गया है आपसे
अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है? आधा स रहता है, लेकिन आधा स नहीं, आपको पूरा स लिखने हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप में सारी चीजें पढ़नी है। अतिशयोक्ति इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसी एक परिभाषा देख लेते हैं। इसका अर्थ तो समझ गए, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, ठीक है। अब इसकी क्या देख लेते हैं भाई, इसके परिभाषा, जहां किसी वस्तु या बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, यानी कि किसी वस्तु या बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए कि वहां पे सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी कि वैसा ना होता हो, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन ऐसा बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या बातें समझ में आई? एक परिभाषा हम लोग देख चुके, आसान सा, सिंपल सा है, ठीक है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सर है क्या है, ठीक है। अब देखते एग्जाम्पल क्या था, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। क्या था? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अच्छा, इसमें कवि ने ना इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया है इन पंक्ति में कि जब हनुमान के पूंछ में आगे नहीं लग पाई तो लंका को कैसे जलाएं। अब बताओ, इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन नहीं कर दिया है, अतिशयोक्ति में बात हो रही है। तो यही बात है कि जब लगे ही नहीं कि हनुमान के पूंछ में आग, तो लंका को कैसे जलाए और निशाचर कैसे भागे, ये सब चीजें। तो यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ा चढ़ाकर कवि ने कल्पना कर दिया है। तो यह क्या है, कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, आगे देखिए, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में। कहाँ पे? दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज ना। बालों को खोलकर, अब देखिए कवि ने इसमें भी क्या बातें कह दिया है कि बालों को खोल करके मत चला करो, यानी कि बाल, नायिका के बाल इतने घने हैं, इतने काले हैं कि सूरज भी रास्ता भूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्ति, यानी ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करके कह दिया गया। एक और उदाहरण देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो वह एक बार कहीं जा रहे थे और फिर आगे एक नदी अपार पड़ गई, जिसको पार करना असंभव था। तभी घोड़ा कैसे उतरे पार, उस पार, अर्थात उस किनारे कैसे घोड़ा जाए, यही राणा ने सोच रहे थे राणा प्रताप जी। तभी चेतक था उस पार, तब तक चेतक उस पार हो गया। अब बताइए, राणा ने सोचा नहीं कि चेतक उस पार हो गया, कैसे हो गया भाई? इसमें भी कुछ बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर दिया, इसमें भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। क्यों? क्योंकि राणा अभी सोच ही रहे हैं और फिर घोड़ा उस पार हो गया, कैसे हो गया? तो यहाँ पर भी कवि ने क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा करके मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, जो हो नहीं सकता है। अभी सोचने में ही टाइम लग रहा है, तब तक कैसे हो जाएगा भाई? ये तो भाई अतिशयोक्ति है ही। आगे एक और देखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न हारा। अच्छा देखिए, भूप सहस माने 1000, 10 माने 10,000, भूप माने राजा, एक ही 12, एक बार में लगे उठावन टरत न हारा। उस समय का प्रसंग है जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, और उसी क्षण जब वो नहीं उठ रही थी, शिव धनुष नहीं उठ रही थी, तो उस समय 10,000 राजा ना एक बार में आकर के उठाने लगे उस धनुष को, लेकिन लगे उठावन टरत न हारा, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी, वहां से टस से मस नहीं हो रही थी, अंततः वो लोग हार गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है हमारे दैनिक जीवन? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति है, कवि ने थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है, ठीक है, इन पंक्तियों में। आगे देखते हैं, देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग से मिलने जा रही। साकेत नगरी अर्थात अयोध्या की बात कही जा रही है कि अयोध्या इतनी, इसमें ना अयोध्या की ऊंचाई का वर्णन कर दिया गया है कि अयोध्या इतनी ऊंचाई पर है कि कवि ने यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि स्वर्ग से, यानी कितनी ऊंचाई पे है कि लगता है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है, इतनी ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे क्या होगी भाई, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। क्या कितनी भी ऊंचाई पे हो जाएगा, क्या स्वर्ग से, अंतरिक्ष से मिल सकते हैं? क्या ऊपर टच हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही अतिशयोक्ति है सर, बिल्कुल ना, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आप भी करने का प्रयास कीजिएगा, सोचने का, और सब एग्जाम्पल को देख करके आप करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है।
और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करते रहिएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके लिए बिल्कुल प्रयास करूँगा। सारी हिंदी से संबंधित और जीके से संबंधित, फिर जहाँ से भी हो सकता है हम सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगे यथासंभव। और आप उसके बाद आप अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।